प्रणाम सर। प्रणाम। गुड इवनिंग सभी को। सर हाँ बोलिए। सर ये जो क्लेरिफिकेशन आया है जो माइनस मार्किंग है, ये हाँ, फाइनली है कि कोई और बात होगी इस पे? नहीं देखिए, अभी थोड़ा फाइनली भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, डाउटफुल भी लगता है क्योंकि JWM का जो नोटिफिकेशन है ना, और उसका है तो कुछ चीज़ बहुत कॉपी कर ली गई हैं, तो ऐसा ना हो कि कॉपी कर लिया गया हो, क्योंकि पुराने SRO रूल के हिसाब से एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं तो सारे रूल्स पुराने होने चाहिए। ठीक है, एसोसिएशन को हमने भेज दिया है मैसेज, ठीक है, उनको व्हाट्सअप कर दिया है। वो मतलब कल या परसों हो सकता है आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है। यदि इससे नेगेटिव तो थोड़ा। मार्किंग, हाँ नेगेटिव मार्किंग भी उन्होंने सोचा होगा तो कुछ सोच समझ के किया होगा। तो उसके हिसाब से ही हमने टेस्ट में अब जो भी है, यदि 2-3 दिन में पता चल जाएगा आपको क्लैरिफिकेशन क्या है। यदि नेगेटिव मार्किंग होगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जितना बनेगा उतना ही करिए, बाकी छोड़ दीजिए। ठीक है, नहीं तो बहुत सर एक दिक्कत। तरह से ठीक भी है खराब भी है, दोनों ही नहीं बात नहीं, है सर देखिए ये। अभी ये होता रहा जिससे सही है सर, निगेटिव वाली सही लग रहा है मुझे तो। नेगेटिव सही रहता है, क्योंकि जो ऐसे किसी पढ़ने इसमें जो है वाला ना, होता है किसी वही होगा। अनजाने का नहीं होगा। हाँ, जो पढ़ने तुक्का वाले का वाला नहीं है चलेगा इसमें। उसी का होता है। नहीं तो अभी क्या होता रहा कि 60 सही किया आपने, 40 में तुक्के मारे तो 10 तो सही जाएंगे, तो सबको मालूम है 10 या 20, 40 आपको हम दे देते हैं तुक्के मारने के लिए। तो डेफिनेट है कि 5, 10 या 2 भी सही गए तो 2 मार्क्स तो प्लस हुआ ना। परंतु नेगेटिव में क्या है, आपने 40 यदि गलत कर दिए तो समझ लो 10 मार्क्स आपके यहाँ से कम हो गए। आपने कमाया 60, 60 में से 10 चले गए, 50 बच्चे। तो यहाँ पर आपका वही मतलब सेलेक्ट होता है जो जेन्यून पढ़ता है, मतलब भाग्य के वश में नहीं रहता, भाग्य वाला काम इसमें नहीं होता है। तो हर एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग रहता है, उच्च है। अब देखिए इसमें अभी कह नहीं सकते हैं। जैसे इससे पहले आपने एक नोटिफिकेशन दिया था, देखा रहा होगा कि स्टोर में क्या लाफा कर दिया था, नहीं FASP कर दिया था मटेरियल फैक्ट। मैनेजमेंट में। जी। हाँ, कर दिया था ना, जबकि उसमें मटेरियल मैनेजमेंट होना था, तो उसके लिए सभी ने भेजा था। तो क्लैरिफिकेशन आया कि ये हो गया। इसमें भी हमारे ख्याल से कट कॉपी पेस्ट हुआ है, क्योंकि दोनों का ही रूल हमने पढ़ा JWM और उसमें है। तो जहाँ पर ये वाला थी ना नेगेटिव मार्किंग, तो सेम वर्डिंग का यूज़ किया गया। सेम वर्डिंग मतलब क्या है, वहाँ से जैसे JWM का भी नोटिफिकेशन बनाया, कॉपी करके वहाँ कर दिया। तो इसका आप देखिए 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा। और कोई कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो कह सकते हैं। बाकी फॉर्म में थोड़ा चेंजेस हुए, हो सकता है आपको नया फॉर्म भरना पड़े। ठीक है, उसका भी डेट आएगा, सर्कुलर होगा। और बाकी कोई विशेष चेंजेस है हमको नहीं समझ में आए हैं। टाइम टेबल में जो चेंजेस आए हैं कि मान के चलिए सर कि दिसंबर या जनवरी में एग्ज़ाम होंगे। सर सर हाँ जी, हाँ बोलिए। जैसे आप फॉर्म जमा कर दिए और मान लो फिर से करना पड़ेगा तो फिर क्या करना नहीं पड़ेगा? नहीं, जब फिर से सर्कुलर होगा ना, अभी अभी सर्कुलर नहीं होगा। जैसे अरे नहीं जमा मैंने कर दिया तो नया भरना पड़ेगा ना आपको। नहीं, वो फीस की रसीद भी जमा कर दी ओरिजिनल। अरे तो उससे क्या लेना देना, फॉर्म बस जमा करना, फीस नहीं जमा करना। फीस जो है वही होगा, फॉर्म में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है ना, तो वो फॉर्म आपसे नया अच्छा भरवाएंगे। बाकी सब वही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है, और किसी को कोई क्यूरी है तो पूछ सकता है, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, काफ़ी लोग आ गए होंगे। यहाँ पर है हमारे पास पार्थ, योगेश, विष्णु, पीयूष, NUK, हेलो, गौरी शंकर जी हैं, देवेंद्र प्रताप हैं, चंद्रभान। चलिए ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सिलेबस है उसके एक मतलब एक स्टेप आगे बढ़ के आज टर्मिनल बेनिफिट देखेंगे। जो हमारा एडवांस था, एक्चुअली क्या है, उसका कंप्लीट हो गया था, कुछ छूटा था शायद, थैंक यू आ गया था लास्ट वाला। सर ठीक है। टर्मिनल बेनिफिट होगा। हाँ, आज टर्मिनल पे होना है। देखिए जो भी पढ़ा रहा हूँ उससे थोड़ा एक कदम आगे आप पढ़िएगा, मैं बता दे रहा हूँ पहले से ही। आप 100% डिपेंडेंट मुझ पर मत रहिएगा कि मैं पूरा मतलब कवर कर रहा हूँ। मैं हर बार मैं बताता हूँ कि 60% मेरा कोर्स सफिशियंट रहेगा। और क्वेश्चन आंसर यदि ले लीजिए
चाहे आपका सिलेबस में ले लीजिए 60% से 70%। बाकी थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगी, जैसे कुछ डिटेलिंग आपको मिल जाती कहीं से, वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कुछ हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी उसको एक्सटेंड करते हैं। मतलब कोर्स मटेरियल हमारा 60% है, मगर हम कोशिश करते हैं कि 40% जो छूट रहा है, जो मैं नहीं पढ़ा पाया हूँ, उसको क्वेश्चन के माध्यम से कवर करता हूँ। तो इसलिए टेस्ट भी आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जितना टेस्ट हो जाए, मैक्सिमम आप 2 बार 3 बार रिपीट करो तो वो आपका 70-80% तक पहुँच जाएगा। मतलब आप नोट्स भी हमारे पढ़ लेते हैं, और प्लस यदि सारे सीरीज़ आप लगा लेते हैं टेस्ट सीरीज, तो मान लीजिए कि 80% आपका कवर हो जाता है। उसके बाद भी थोड़ा बहुत बच जाता है। आपको मालूम है कि कोई भी एक्ट है उसमें 70-80 पेज होते हैं, तो हम उसमें से करीबन नहीं, मान के चलिए कि 30 या 35% उसका लेके चलते हैं सारांश। बाकी तो बहुत कहानी रहती, तो कहानी आता नहीं है हमको। जो लगता है कि एग्ज़ाम में क्या आ सकता है उसको हम लेते हैं। ये हमारा व्यू है। ठीक है, एग्ज़ाम पेपर बनाने वाले का व्यू क्या है, आपका व्यू क्या है, पढ़ने का तरीका क्या है, तो वो आप में भी डिपेंड करता है कि हम कैसे पढ़ें। तो चलिए अपन स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, टर्मिनल बेनिफिट्स है। टर्मिनल बेनिफिट्स का मतलब भी अपन देखेंगे, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, 2 दिन का क्लास रहेगा, आज और कल में ये कंप्लीट होगा। ठीक है, क्योंकि सेशन इसमें बहुत सारा है। यदि हम सिलेबस की चर्चा करें तो सिलेबस में हमारा क्या, सिलेबस के हिसाब से इस बार हम चल रहे हैं, तो उसमें आपको क्लियर हो जाता है कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। बीच बीच में आप सिलेबस भी देखते रहें। स्क्रीन दिख रही सभी को? कोई भी एक कंफर्म कर देगा स्क्रीन? हाँ ठीक है, चलिए स्क्रीन दिख रही थी भाई। ये जो है हमारा यहाँ पर जो था, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपने पूरा कंप्लीट कर दिया है, भले हफ्ते 1.5 हफ्ते लगा, ज़्यादा लग गया। ये वाली क्लास हमारी 2 दिन की क्लास है। इसमें हम काफ़ी कुछ आज पढ़ाएंगे और बाकी कल कंप्लीट हो जाएगा। ये जो है पूरा पेंशन्स कैलकुलेशन जो है हम बताएंगे टर्मिनल बेनिफिट में, वो आपका 2000 मतलब आप बोल रहे हैं कि 2004 के पहले जो पुरानी पेंशन वाले हैं उनके लिए है। ठीक है, और इसमें से बहुत सारी कंडीशन जो है हमारे लिए। तो एक्चुअली क्या होती है, यदि किसी व्यक्ति को पुरानी पेंशन मिल रहा है तो कैलकुलेशन होगा, नया मिल रहा तो इसमें बहुत सारी, जैसे ग्रेजुएटी तो कैलकुलेशन होगा जो एनपीएस वाले हैं, लीव इनकेसमेंट भी उनमें चलेगा। ठीक है, कम्यूटेशंस ऑफ पेंशन ये नहीं रहेगा, रूल्स एंड एंटाइटलमेंट रहेगा, और पेंशन जो रहेगा वो एनपीएस में कैलकुलेशन अलग है, उसका भी कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको पेंशन कितनी मिलेगी। ठीक है, तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत हम बताएंगे कि एनपीएस में आपको मिलने वाला क्या अमाउंट और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वो लास्ट वाले सेशन में इसमें आप याद दिला दीजिए। तो एनपीएस में कोई भी अमाउंट लेके उसका हम पेंशन बता देंगे कि मंथली आपकी पेंशन कितनी बनेगी। ठीक है, अभी हमें ये देखेंगे। अब इसमें अब क्या है, टर्मिनल बेनिफिट में अपन को भी मिल सकता है, यदि कोई कर्मचारी यदि ख़त्म हो जाता है तो उसको पुरानी पेंशन ही मिलना है, तो उसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कुल मिला के टर्मिनल बेनिफिट पर हमारी चर्चा होगी। उसके बाद हमारा ये बचेगा तो सिक्योरिटी पोर्शन लेंगे, 2 दिन 3 दिन ये चलेगा, बाकी फिर ये वाले को जल्दी समेटेंगे। चलिए, ये तो हो गया अपना ओवरव्यू हो गया थोड़ा सिलेबस पर। अब चलते अपने टर्मिनल पर। जो भी ऐड होते हैं वो साउंड बंद रखेंगे। पीसी यादव जी साउंड बंद रखिए। आपको कुछ पूछना हो तो आप साउंड ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। आपका स्वागत सभी का। आज हम पढ़ेंगे टर्मिनल बेनिफिट। जो भी टर्मिनल का मतलब होता है आपकी ड्यूटी ख़त्म हो गई, इतना याद रखिए। टर्मिनल का मतलब होता है ख़त्म। ठीक है, ख़त्म होने के बाद आपको सुविधाएं क्या मिलना है। आपकी यदि सर्विस को टर्मिनेट कर दी गई है, ठीक है, ख़त्म हो गया, समाप्ति हो गई है, आप चाहे वो रिटायरमेंट में हो, चाहे प्रीमेच्योर हो, या आपको नौकरी से निकाल दिया जाता हो, या फिर निगम बन गया हो और आप निगम को स्वीकार नहीं कर रहे, आप रिटायरमेंट लेना चाहते, स्वैच्छिक, मतलब किसी प्रकार से भी
यदि आप टर्मिनेट हो रहे हैं, टर्मिनल हो रहे हैं, ठीक है, मतलब सर्विस को समाप्त कर रहे हैं, चाहे वो म्यूचुअल हो या प्री म्यूचुअलिटी हो, कैसे भी होगा, उस केस में आपको ये टर्मिनल बेनिफिट का फ़ायदा मिलता है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पेंशन पढ़ेंगे कि पेंशन क्या होती है, किस किस कंडीशन में पेंशन बनती है, और पेंशन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, यदि हमें पेंशन है तो वो कितना पेंशन आपको मिलेगा, इसमें जो आपके डिपेंडेंट है उसको पेंशन मिलेगा जो है, वो सारा चीज़ इसमें मतलब पेंशन के अबाउट देखेंगे। ओप्पो 8A83 वाला मोबाइल जो है बंद रखें। फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन के बारे में देखेंगे, ग्रेजुटी के बारे में देखेंगे, लीव इनकेसमेंट और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, रूल्स एंड एंटाइटलमेंट। कुल मिला के यहाँ पे 6 टॉपिक है ये टर्मिनल बेनिफिट के अंदर, और ये सारे टॉपिक की स्लाइड हमने बना लिया है। 72 पेज का स्लाइड है, और 72 पेज हमको ये मतलब 2 दिन में कवर करना है। आज कोशिश करेंगे काफ़ी, और फिर नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। चलिए, टर्मिनल बेनिफिट होता क्या है, जैसे अभी हमने बताया था वही चीज़ है। द बेसिक टर्मिनल बेनिफिट्स पेबल टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज आर द सेम एज अप्लीकेबल टू एनी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ। जिस प्रकार किसी भी केंद्रीय कर्मचारी को, ठीक है, टर्मिनल बेनिफिट का लाभ दिया जाता है या पेमेंट दिया जाता है या दे होता है, उसी प्रकार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को ये टर्मिनल बेनिफिट का पे दिया जाता है या पेमेंट किया जाता है। प्रेजेंटली द फॉलोइंग टर्मिनल बेनिफिट्स आर पेड टू द एम्प्लॉय इन द इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ठीक है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को इस समय क्या है, यदि कोई भी रिटायर होता है तो उसे निम्न फैसिलिटी या निम्न फ़ायदे आपको दिए जाते हैं। साउंड किसके का चालू है आपका, ये हमने कई बार बोला है, ओप्पो A83। ठीक है, कोशिश करिए म्यूट रखिए, ठीक है, म्यूट नहीं बनता तो आप देख लीजिए आपके मोबाइल में नीचे साइड रहता है ऑप्शन, ये तो बार बार हमको आपको बंद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, थोड़ा इसमें गौर करिए, और जो यदि लिखने वाले हैं वो लिख भी लीजिए। आपका मतलब जब आप रिटायर होते हैं, ये कोई भी कर्मचारी रिटायर होगा तो उसे क्या क्या चीज़ मिलता है। एक आपका पेंशन मिलता है। पेंशन किस एक्ट के तहत मिलता हैगा, अप्लीकेबल अंडर द CCS पेंशन रूल 1972, मतलब 1972 के अधीन आपको पेंशन मिलती है। पेंशन के सारे रूल्स रेगुलेशन जो होंगे इस एक्ट को गवर्न करेंगे। सन हमेशा याद रखिए, अभी हमने बहुत सारे एक्ट पढ़ लिए हैं। ठीक है, इसके बाद है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी। ग्रेजुटी मिलना है, ग्रेजुटी का विवरण भी आपको इसी में मिलता है। CCS पेंशन रूल 1972 में हम ये देखते हैं। थोड़ा बहुत हम दूसरी जगह से भी पढ़ाएंगे ग्रेजुटी का, परंतु आपका 1972 में ग्रेजुटी के बारे में आपको मिलेगा। इसके बाद है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। ठीक है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशंस देखेंगे क्या होता हैगा। जो 40% आप पेंशन गवर्नमेंट को बेचते हैं या फिर आप कम्यूट करते हो उसको, उसके बदले में एक लमसम अमाउंट लेते हैं। क्योंकि आप कुछ लोगों को ये रहता है कि भाई रिटायरमेंट के बाद 15 साल हम जीवित रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, तो ये मान लिया जाता है कि भाई 40% तो उसका ले लीजिए। तो ये कम्यूटेशन पेंशन क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होता है, पूरा कैलकुलेशन देखेंगे। सभी लोग से कैलकुलेशन बन जाएगा। कोई भी यदि पुराना व्यक्ति आता है आपके पास, आप केवल बेसिक बस पूछ लेंगे और सारा चीज़ आप खुद ही निकाल के उसको बता देंगे कि आपकी ग्रेजुटी कितनी बनेगी, कम्यूटेशन पेंशन कितना बनेगा, पेंशन के अमाउंट क्या होगा। GPF का थोड़ा हमने बता ही दिया है। इसके बाद आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ये सभी का है। CGEGIS होता है, जो 60 रुपये शायद कटता है। अब अलग अलग ग्रुप के हिसाब से कटता हैगा, ठीक है, लेवल के हिसाब से है। तो इसका लगभग 60,000 रिटायरमेंट में मिलता है। तो एज अप्लीकेबल CGEG, हाँ गौरी शंकर जी बता रहे हैं कुछ। 60 रुपया 120। हाँ ठीक है, वो ग्रेड पे के हिसाब। तो ये भी एक्ट है, रूल है 1980। कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं ये, क्योंकि जो OPA बहुत बड़ा है। OPA में क्या है, एडमिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रेज कर सकता है। सिंपल पूछ लिया कि CGEGIS जो है वो किस एक्ट के अंतर्गत गवर्न होता है, तो 1980 जो है इसका एक्ट है।
जनरल प्रोविडेंट फंड जो होता है जीपीएफ, तो जीपीएफ भी आपको मिलता हैगा, ठीक है, अंडर द प्रोविजनल ऑफ जीपी एक्ट रूल 1960, ये अपन ने पढ़ लिया हैगा। जीपीएफ के अंतर्गत जो भी आपका अमाउंट होता है उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है और रिटायरमेंट के बाद आपको जो मिलता है वो राशि हो गई। इसके बाद आपको मिलता है लीव इनकेसमेंट, तो ये राशि शायद रिटायरमेंट में मिलती है। इसके अलावा यदि कोई आपको याद हो तो आप बता सकते हो। आई थिंक इतना ही है। पेंशन मिलता है, ग्रेजुटी मिलती है, जो लमसम अमाउंट, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन को लमसम अमाउंट भी बोलते हैं। यदि लमसम बोला जाए, लमसम, तो समझ जाइए कम्यूटेशन पेंशन की बात हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये बहुत कम अमाउंट होता है, CGI जो है ये है। इसके बाद है आपका जनरल प्रोविडेंट फंड और आपका लीव इनकेसमेंट। अब यदि हम पेंशन की परिभाषा देखें, भाई पेंशन क्या है, ठीक है, तो ये अपने भारतीय संविधान में भी लिखा हुआ है, जो एज पर आर्टिकल 366 और इसका भाग है आपका 17, ठीक है, 17 रूल के अंदर, मतलब ये सब रूल है उसके अंतर्गत है भारतीय संविधान के। इसमें ये बोला है कि पेंशन मीन्स ऑफ पेंशन, पेंशन का मतलब है एक पेंशन, वेदर कंट्रीब्यूटरी, या तो पेंशन कंट्रीब्यूटरी हो सकता है। कंट्रीब्यूटरी दैट मीन्स जो हमारी एनपीएस है, एनपीएस में हम क्या कर रहे हैं, हमारा पैसा जमा हो रहा है, गवर्नमेंट का जमा हो रहा है, दैट इज़ नोन द कंट्रीब्यूटरी। तो कंट्रीब्यूटरी हो सकता है या नॉट, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम जो पुराना है उसमें कंट्रीब्यूटरी शब्द नहीं है, ठीक है, दैट मीन्स वो कंट्रीब्यूटरी नहीं है, वो आपको मिलता है। और वो भी एक प्रकार से देखें, यदि आप डीपली पढ़ेंगे तो कंट्रीब्यूटरी रहता है, जो हमने बताया था, जो आपका जीपीएफ फंड इकट्ठा होता है उसी से एक प्रकार से कंट्रीब्यूटरी होता है। ऑफ एनी काइंड ऑफ व्हाट सो एवर पेबल टू, या किसी भी प्रकार से जो रिटायरमेंट के बाद उसे पे होता है। तो ये साउंड बंद रखें, ठीक है, गौरी शंकर जी आप भी बंद कर लें, ठीक है। पेबल टू या रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को मतलब दिया गया। ये पेंशन का मतलब क्या, रिटायरमेंट के बाद की प्रोसेस है, ठीक है। एंड इंक्लूड रिटायर्ड पे टू पेबल, ठीक है, या फिर बोला कि रिटायरमेंट में जो आप पे करते हो, पे करने योग्य राशि है वो, या बोल सकते हैं आप ग्रेजुटी सो पेबल, जो कि ग्रेजुटी भी उसके साथ हो। एंड एनी सम, किसी भी प्रकार का सम की बात हो, मतलब दैट मीन्स ग्रेजुटी आ जाती है, लमसम कोई भी अमाउंट दिया गया हो। सम सो पेबल बाय वे ऑफ रिटर्न, ठीक है, या हम बोलें कि जो आपने जमा किया, जैसे कंट्रीब्यूशनी में, कंट्रीब्यूटरी में क्या है, आप जमा कर रहे हैं, तो जमा कर रहे हैं तो वो जमा के फॉर्म में आपको जो जमा है वही राशि आपको वापस मिल रही, तो वो भी हो सकता है। पेबल बाय वे ऑफ द रिटर्न, विथ, साथ में हो सकता है विदाउट इंटरेस्ट, या तो साथ में आपको इंटरेस्ट भी दे सकते हैंगे, या आपका बिना इंटरेस्ट की भी हो सकता है। दैट मीन्स यदि पेंशन डिले होती है किसी कारणवश, तो आप मतलब इंटरेस्ट के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो वही चीज़ बोला, मतलब संविधान में लिखा है विथ और विदाउट इंटरेस्ट, देयर ऑन, उस पर जो इंटरेस्ट या विदाउट इंटरेस्ट, एनी अदर एडिशन, इसके अतिरिक्त कोई भी और यदि राशि हो। सब्सक्रिप्शन टू अ प्रोविडेंट फंड, जैसे आपका प्रोविडेंट फंड है, सब्सक्रिप्शन जो प्रोविडेंट फंड में लेते हैं वो है। तो कुल मिला के इसमें क्या डेफिनेशन में सभी चीज़ें को ले आया है कि जो भी पेंशन, वह पेंशन है जो कि रिटायरमेंट के बाद आपको जितने प्रकार का मिलता है, राशि मिलती है, वो सारा पेंशन है। यदि हम पेंशन का उद्देश्य देखें, क्योंकि पेंशन को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों रखा गया पेंशन, ठीक है। सर, हाँ जी सर मैंने उस दिन एक क्वेश्चन पूछा, मैं डाउटफुल था थोड़ा सा, ग्रेजुएटी पेंशन पेंशन कौन से एक्ट में है सर अपने में? ग्रेजुएटी एक्ट भी है, बाकी 1972 के में भी आपको मिलेगा ग्रेजुएटी का, ठीक है। नहीं, एक क्वेश्चन था सर, उसमें ये था कि ग्रेजुएटी और पेंशन किस एक्ट में आते हैं, उसमें अपने चारों एक्ट के नाम लिख रहे थे। तो एक्ट 1948। तो 1972 के अंतर्गत है ना। अच्छा, जो लीव वाला है सर। हाँ नहीं, ठीक, ओके। 1972 लीव वाला कहाँ, ये देखिए यहाँ पर हमने बताया ना, ये क्या लिखा कि पेंशन और ग्रेजुएटी किस में आते हैं, 1972, ऐसा पहली स्लाइड में बताया ना हमने, ठीक है। गोल ऑफ पेंशन का यहाँ उद्देश्य क्या है, क्यों आप पेंशन इंट्रोड्यूस किया गया है, तो आप पेंशन स्कीम कंसिस्ट विथ अवेलेबल रिसोर्सेज मस्ट प्रोवाइड दैट द पेंशनर वुड बी एबल टू लाइव, ठीक है।
मतलब पेंशन क्या है, एक स्रोत है जहाँ से आपको एक कई प्रकार की राशियाँ प्रदान की जाती है ताकि आप अपना सरवाइव कर सको, लाइफ को जी सको, ठीक है, वुड बी एबल टू लाइफ, आप जीवित रह सको, ठीक है, फ्री फ्रॉम वांट विथ डिसेंसी इंडिपेंडेंट सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। मतलब क्या है, आपका मतलब नौकरी के दौरान या नौकरी के बाद यदि आप शालीनता से रह रहे हैं, आप स्वतंत्रता पूर्वक रह रहे हैं, आपका सम्मान बना रहे, ठीक है, आपका सम्मान बना रहे, तो या फिर हम बोलें कि रिटायरमेंट के पहले जो आपको अमाउंट मिलता रहा, जो आपको पेमेंट मिलती रही, एक उसी प्रकार का कुछ अमाउंट मिलता रहे, यह उद्देश्य है मतलब पेंशन का। मतलब क्या है, आपका आत्मसम्मान बना रहे, शालीनता बना रहे, आप स्वतंत्रता पूर्वक जी सकें, ठीक है, जिस प्रकार के आप रिटायरमेंट के पहले आप जीते रहे हैं, कम से कम इक्विवेलेंट हो, मतलब लिखा ना एट अ स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट एट द प्री लेवल, मतलब क्या रिटायरमेंट के लेवल के पहले जैसे आप जीवन व्यतीत करते रहे, कम से कम वो स्टैंडर्ड मेंटेन हो सके आपका। तो मतलब उद्देश्य यही था देने का, जब शुरू में इंट्रोड्यूस किया गया तो आपका ये उद्देश्य है। पेंशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट, यदि भारतीय संविधान में देखा जाए तो पेंशन को संवैधानिक जनादेश माना गया है। संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी केंद्रीय कर्मचारी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को पेंशन देना संवैधानिक है, ठीक है, मतलब उसको दिया जाना चाहिए उसके जीवन यापन के लिए, बुढ़ापे के लिए या किसी भी प्रकार से। तो ये पेंशन क्या है, संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है और मैंडेड है, दैट मीन्स अनिवार्य है। मतलब चाहे वो प्राइवेट में भी है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड में भी है तो उसमें भी मिलेगी। तो प्रावधान में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया कि आपको देना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है सेमी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें पेंशन का प्रावधान किसी न किसी प्रकार के रहता है, चाहे वो कंट्रीब्यूशनल हो चाहे आपका नॉन कंट्रीब्यूशनल हो। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया है। इन फैक्ट वी लुक अपॉन द पेंशन नॉट मेयरली एज द स्टेचुरी राइट, ठीक है, वास्तव में हम पेंशन को ना एक केवल वैधानिक अधिकार के रूप में देखते हैं। बोला जाता है कि हमारा एक अधिकार, अपन जनरली बोलते हैं ना कि पेंशन हमारा अधिकार है, तो अधिकार के रूप में देखता है, बट एज द फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस, परंतु तो यह भी है कि एक जो भारतीय संविधान में प्रॉमिस किया गया है कि हम मतलब आपके सर्विस के बदले इतना अमाउंट देंगे, ठीक है, तो वो उस अधिकार का पूरक भी है। मतलब केवल संविधान ही नहीं है कि मतलब संविधान के रूप में हम नहीं देखते कि भाई पेंशन में संविधान है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल में भारतीय संविधान में प्रॉमिस किया गया है कि आपको सर्विस के बदले में आपको लाइफ के लिए, ठीक है, आपके आत्मसम्मान के लिए कुछ ना कुछ राशि जो होगी वो दी जाएगी, वो पेंशन है। तो वही है, मतलब इंस मच एज द पार्टेक इन द कैरेक्टर ऑफ पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि आपका अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे आप रिटायरमेंट होते हैं तो क्या हो जाता है, आप बेरोजगार हो जाते हो, तो आपको जीवन यापन के लिए आपको कुछ चाहिए। ओल्ड एज, यदि आपकी ओल्ड एज हो जाती है उस कंडीशन में तो आप कुछ भी व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डिसेबलमेंट, 60 के बाद कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है, काम करने के अयोग्य हो सकते हैं। अदर सिमिलर केसेस ऑफ अनडिजर्व वांटेड, या कोई से भी ऐसी अनहोनी आ सकती है जिसके कारण आप परिपालन ना कर पाएँ, अपने भरण पोषण ना कर पाएँ। क्योंकि गवर्नमेंट का आप सेवा करते हो इसीलिए उन्होंने मतलब पेंशन को रखा है। रिलेवेंट रूल्स मेयरली मेक इफिशिएंटली कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, ठीक है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे इनमें इफेक्टिव रूल्स दिए हैं जो कोई इसको मतलब मैंडेट देते हैं कि आपका पेंशन को कंपलसरी करते हैं, ठीक है। नीचे हिंदी में लिखा, वास्तव में हम पेंशन को न केवल एक संवैधानिक अधिकार के रूप में देखते हैं बल्कि एक संवैधानिक वादे की पूर्ति के रूप में भी देखते हैं जो गवर्नमेंट ने किया है, क्योंकि यह बेरोजगारी, वृद्धावस्था, अक्षमता, अन्य इसी तरह के अवांछनीय मामलों में सार्वजनिक सहायता के चरित्र को साझा करता है। प्रासंगिक नियम केवल संवैधानिक जनादेश को प्रभावित करते हैं। तो कुल मिला के वही चीज़ है, आपको पेंशन क्यों दी जा रही है, आपको संवैधानिक है और संविधान में प्रॉमिस किया गया है कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट, एज या डिसेबलमेंट, अक्षमता के केस में हम आपको ये मतलब देते रहेंगे, वो स्थिति ना आए। जनरल प्रोविज़न में यदि देखें कि जनरल प्रोविज़न क्या किया गया है रिटायरमेंट के लिए या पेंशन के लिए,
तो द एज प्रिस्क्राइब फॉर रिटायरमेंट ऑन सुपर एन्युएशन इज 60 ईयर्स फॉर ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, समस्त जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, ठीक है, केंद्रीय कर्मचारियों के 60 साल की उम्र कंप्लीट करने के बाद उसे सुपर एन्युएशन को एज बोला जाता है। देखिए, एक रिटायर होता है, एक सुपर एन्युएशन होता है। ठीक है, सुपर एन्युएशन सेवानिवृत्त होता है, रिटायर में होता है, वही रिटायर माने भी सेवानिवृत्त होता है या कार मुक्त होता है। तो सेवानिवृत्त और कार मुक्त में अंतर होता है। रिटायर मतलब कार्य मुक्त, सुपर एन्युएशन माने सेवानिवृत्त। तो यदि आप 60 साल की ड्यूटी कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको बोला जाता है सुपर एन्युएशंस। परंतु यदि 60 साल के पहले ही आप प्रीम्यूचुअल ले लेते हैं, ठीक है, या फिर शैक्षिक रिटायरमेंट ले लेते हैं, या आपको पेनाल्टी के द्वारा फोर्सफुली रिमूव कर दिया जाता है और इनवैलिड पेंशन या फिर कंपनसेशन पेंशन दिया जाता है, तो उस केस में हम रिटायर्ड बोलते हैं। ठीक है, परंतु जनरली भाषा में हम 60 साल के बाद भी कोई है तो वह रिटायर्ड कर्मचारी है, तो रिटायर्ड गवर्नमेंट कर्मचारी बोल सकते हो। परंतु ये जो शब्द है सुपर एन्युएशन, मानिए कि 60 साल कंप्लीट हो जाने के बाद अपन सुपर एन्युएशन वर्ड का यूज करते हैं। रिटायरमेंट इज इफेक्टिव फ्रॉम द आफ्टरनून ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ, ठीक है, इन विच एज ऑफ सुपर एन्युएशन इज अटेंड। तो रिटायरमेंट के डेट कब कंप्लीट मानी गई है कि जिस एज में, जिस एज मतलब 60 साल की एज में, या आप उससे पहले यदि प्रीम्यूचुअल रिटायरमेंट है, तो जिस दिन आप 60 साल की एज कंप्लीट करते होगे और जिस मंथ में आपका रिटायरमेंट होता हैगा, उस डे के आफ्टरनून, ठीक है, आफ्टरनून मतलब जैसे आपका रिटायरमेंट डेट है 31 तारीख को अभी हुआ है, ठीक है, 31 अगस्त को हुआ है, तो 31 अगस्त के 12 बजे के बाद आपका रिटायरमेंट हो जाता है। 12 बजे के बाद आप सर्विस में नहीं रहते। ठीक है, ये याद रखना है कि जिस तारीख को आप जिस एज में सुपर एन्युएशन आप प्राप्त करते हो, 60 साल को कंप्लीट हो जाते हैं और आप उस मंथ जब रिटायरमेंट होते हैं, ठीक है, तो उस डेट के दिन जो है 12 बजे के बाद आफ्टरनून आपको रिटायर्ड माना जाता है। इसके बाद है कुछ एक कंडीशन है, द डे ऑफ रिटायरमेंट ऑन सुपर एन्युएशन एंड प्री मेच्योर वॉलेंट्री रिटायरमेंट विल बी डीम्ड एज द वर्किंग डे। ठीक है, यदि आपका सुपर एन्युएशन डे है या प्री मेच्योर लेते हैं, ठीक है, रिटायरमेंट के पहले प्री मेच्योर हो जाता है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेते हैं, तो वह डीम्ड जो है उस दिन को वर्किंग डे माना जाता है। मतलब क्या बोला गया है कि 12 बजे के बाद जो है, जैसे 12 आफ्टरनून हो गया तो उसके बाद वर्किंग डे ही एक प्रकार से अज्यूम कर लीजिए, या उसके प्रीवियस ईयर, क्योंकि रिटायरमेंट आप क्या हो रहे हैं, एक दिन पहले ही हो जा रहे हैं। ठीक है, कुल मिला के यदि बोले एक कंडीशन आती है, वो ये वाला एग्जेप्शन है, इसको समझाया गया है, ये वाला जो है ना, इसको समझाने का तरीका है। ठीक है, तो जैसे ये एक्सेप्शनल केस में है, एन एम्प्लॉय दोज वर्थ डेट इज़ द फर्स्ट ऑफ द मंथ सेल रिटायर्ड ऑन द आफ्टरनून ऑफ द लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग मंथ। ठीक है, मतलब यदि क्या है, यदि कोई कर्मचारी है जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख को आता किसी महीने में भी, ठीक है, जैसे मेरा जन्मदिन है 1 जुलाई 1980, ठीक है, 1 जुलाई है तो मेरा रिटायरमेंट कब होगा, 1 दिन पहले ही हो जाएगा, 1 दिन पहले आफ्टरनून। ठीक है, यदि हमारा जन्मदिन 2 तारीख को होता है तो हमारा रिटायरमेंट होता है जुलाई। तो वही चीज़ है, कहने का तात्पर्य बोल रहा है कि जैसे हमें एज कंप्लीट होती है तो सुपर एन्युएशन मतलब 2 तारीख या उसके बाद होता है, तो उस मंथ के लास्ट में आपका रिटायरमेंट, और उस दिन लास्ट मंथ का जो है आफ्टरनून में रिटायरमेंट बोला जाता है कि 12 बजे के बाद रिटायर्ड कहला जाता है। यदि आपका मतलब किसी जन्मदिन जो होता है वो 1 तारीख को है या फर्स्ट मंथ किसी भी मंथ है, तो ये वो सब प्रीवियस मंथ में उसके पहले, ठीक है, प्रीसीडिंग मंथ मतलब 1 दिन पहले ही आफ्टरनून में आपको रिटायर्ड माना जाता है। और जिस तारीख को रिटायरमेंट होता है उस तारीख को वर्किंग डे माना जाता है। ठीक है, फुल डे का पेमेंट मिलता है, डीम्ड एज द वर्किंग डे, मतलब चाहे वॉलेंट्री रिटायर हो, सुपर एन्युएशन है, प्री मेच्योर है, 12 के बाद आप मतलब आपके पूरा सर्विस कंप्लीट हो गया है, परंतु वह दिन जो है वो कंप्लीट आपको पेमेंट मिलती है। हाफ डे की पेमेंट नहीं मिलेगी कि आप 12 बजे हो गए हो
मगर वो पूरा डीम्ड मान लिया जाता है कि वो पूरा आपका दिन का पेमेंट रहेगा, चाहे आप पंच करें चाहे ना करें। 12 के बाद चाहे तो आप जा भी सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 बजे के बाद ही निकलना है। यदि आप चाहे तो 12 बजे कंप्लीट हो जाता है तो 12 के बाद आप जा सकते हो, 12 के बाद आप सर्विस में नहीं रहते हैं। इसके बाद है आपका लास्ट में, इट इज़ मैंडेटरी टू मेक टर्मिनल बेनिफिट ऑन टाइम। ठीक है, ये जो टर्मिनल बेनिफिट का मतलब मैंडेटरी है कि उस दिन जो है आपको मतलब कैलकुलेट करना ही है उस दिन का। चलिए अब देखिए क्वालिफाइंग सर्विस, जब भी हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो क्वालिफाइंग सर्विस होती है कि रिटायरमेंट में सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे नहीं। ग्रेजुटी मिलना चाहिए आपको, पेंशन आपको मिलना चाहिए, उसके साथ जो कम्यूटेशन पेंशन मिलना चाहिए। तो क्वालिफाइंग सर्विस होगी कि कितनी सर्विस करने के बाद आपको सर्विस के मतलब रिटायरमेंट के सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्विस कमेंसेस फ्रॉम द डेट इट टेक्स चार्ज फॉर द पोस्ट टू विच इज़ फर्स्ट अपॉइंटमेंट द परमानेंट कैपेसिटी। मतलब क्वालिफाइंग सर्विस से यदि किसी भी कर्मचारी की यदि आपको कैलकुलेट करना हो, चार्ज लेना हो, तो जिस डेट को वो अपॉइंटमेंट हुआ है, फर्स्ट डेट जो इस तारीख को वो अपॉइंटमेंट हुआ है, वहाँ से चार्ज लेना शुरू होगा। ठीक है, जिस भी पोस्ट में पहले चार्ज लिया, जैसे आप टर्नर पद में आए होंगे तो जिस डेट को आए हैं उस डेट से आपका मतलब काउंटिंग शुरू हो जाएगा क्वालिफाइंग सर्विस के लिए। ठीक है, इसके बाद आपका कहाँ से है, एक सरकारी कर्मचारी अर्हत सेवा उस तिथि से शुरू होती है जब वह उस पद को कार्यभार ग्रहण करता है जिस पर उसे पहली बार स्थायी क्षमता पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, मतलब टेम्परेरी नहीं, स्थायी वाले में नियुक्त किया जाता है। उससे पता चला टेम्परेरी में उसको रखा है, कभी भी जैसे जो 10th कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जो उसमें आते हैं कंपनसेट में आते हैं, तो यदि उनको क्या हैगा, पता चला कि कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ या 5 साल बाद कंप्लीट हुआ, तो उसमें कुछ सर्विस में कमी करते हैं। पीसी यादव जी साउंड बंद रखिए। क्वालिफाइंग सर्विस में ही आपका ठीक है, पीरियड ऑफ सर्विस काउंट एज क्वालिफाइंग। अब हम ये देखें कि काउंटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, आपके सर्विस को काउंटिंग कैसे करेंगे, जैसे हमने बोला कि आप काउंट करना है सर्विस, तो सर्विस में काउंटिंग कैसे होगा। आपका ड्यूटी पीरियड ऑफ सर्विस ट्रीटेड एज अ ड्यूटी। अभी हमने ये 10 साल 20 साल ये सब बताएंगे। ठीक है, कि 10 साल में क्या होगा, 15 साल 20 साल सर्विस, ये सारा चीज़ अपन आगे पढ़ेंगे। अभी क्वालिफाइंग सर्विस मतलब सर्विस क्या होती है, कैसे काउंट करते हैं, ये चीज़ है। तो ड्यूटी और पीरियड ऑफ सर्विस ट्रीटेड एज ए ड्यूटी, जो आप डेली ड्यूटी करते हो ना, सुबह शाम पंच कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, वो ड्यूटी में काउंट होगा। और क्या काउंट होता है, ऑल काइंड्स ऑफ लीव विथ लीव सैलरी। ठीक है, जितने प्रकार की भी लीव है जिसमें सैलरी मिलती हो, विथ सैलरी वाला, ठीक है, विदाउट सैलरी वाला नहीं, विथ सैलरी, वो आपको ड्यूटी में काउंट होगा। ठीक है, इसके बाद है आपका डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस। यदि आप डेपुटेशन में जाते हैं वो भी काउंट होना है सर्विस में, फॉरेन सर्विस में है तो भी काउंट होना है। जैसे अभी हम डीम्ड फॉरेन डेपुटेशन में, अभी हम क्या डेपुटेशन में नहीं है, डीम्ड फॉरेन सर्विस डेपुटेशन में है, तो अभी हम ये कंडीशन में है, इसलिए अभी हमारी सर्विस काउंट होना है। इसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, ये चीज़ हमने बीच में बताया था कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ऑन मेडिकल सर्विस यदि आप लेते हैं तो वो आपका काउंट होगा सर्विस में। इसलिए जिसके बाद छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं तो वो मेडिकल ज़रूर लगाए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कभी भी आप लीव लगाते हैं तो उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूर लगाए। ठीक है, तो वो आपके सर्विस में काउंट होगा। ठीक है, यदि मेडिकल सर्विस में नहीं किए तो वो काउंट नहीं होगा। इसके बाद प्री अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग फॉलोड इमीडिएटली बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रुप सी और डी। ग्रुप सी और डी के केसेस में जो ट्रेनिंग है, जैसे अप्रेंटिस ट्रेनिंग है आपका, या फिर हम बोले हैं कि परमानेंट अपॉइंट करने के पहले 6 महीने की ट्रेनिंग का प्रावधान था ग्रुप सी और डी के लिए। ठीक है, कि मतलब उनका अपॉइंट कर लिया जाता था, परंतु पहले ट्रेनिंग देते रहे, 1 महीने से 6 महीने मैक्सिमम है।
तो 6 महीने जो ट्रेनिंग पीरियड है वो भी काउंट होगा। यदि हम और पहले जाएं, जैसे अप्रेंटिस का 21वां बैच, 21-22 बैच के पहले क्या होता रहा कि आप ट्रेनिंग करते रहे, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के तुरंत दूसरे दिन बाद आपकी ज्वाइनिंग होती रही, टिकट नंबर अलोकेट हो जाता रहा। तो वो जो 2 साल का ट्रेड अप्रेंटिस रहता रहा या 3 साल का ट्रेड अप्रेंटिस, वो भी सर्विस में काउंट होता रहा। ठीक है, अभी ये सब वो चीज़ हटा दिया है, वो जो आपका ट्रेड अप्रेंटिस वाला जो एरिया था, ठीक है, सर्विस था, वो हटा दिया गया है। तो अभी क्या हैगा, परंतु जब आपकी ज्वाइनिंग होती है सी और डी ग्रुप की, यदि कोई ट्रेनिंग करवाते, जैसे 2008 में जो भी ज्वाइनिंग हुई थी, जिन्होंने भी कंपनसेट में या आए होंगे, तो उनको पहले क्या है 1 महीने या 6 महीने की ट्रेनिंग में रखा गया था कि ट्रेनिंग में सफल होने के बाद रखेंगे, नहीं तो उनको निकाल दिया जाएगा। तो उसके बाद फिर स्थायित्व का वो दिया गया, तो उससे पहले का जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन था वह भी सर्विस में काउंट होगा। इसके बाद क्या काउंट होगा है, सस्पेंशन फॉलोड बाय द माइनर पेनाल्टी। यदि माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत आपको सस्पेंड किया गया है तो जितने भी सस्पेंड दिन होंगे वो सारे काउंट होंगे। ठीक है, मतलब आप लोगों को यदि 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया मगर माइनर पेनाल्टी के केस में किया है, आप माइनर पेनाल्टी चल रही है उसके केस में कर दिया, तो उस केस में भी आपको वो काउंट होगा। मेजर में नहीं होता है, ठीक है, माइनर में होता है। इसके बाद आपका है सस्पेंशन फॉलोड बाय मेजर पेनाल्टी इफ ऑर्डर्ड स्पेशली फॉर काउंटिंग। कभी कभी ये होता है कि मेजर पेनाल्टी आपको दे दी गई है, परंतु जब मेजर पेनाल्टी प्रोवाइड की जाती है तो वहाँ पर 4-5 नोट लिखे जाते हैं कि जो मेजर पेनाल्टी दी गई है, मेजर पेनाल्टी के दौरान इन्हें जो सस्पेंड किया गया है उनके सारे सस्पेंशन डेज जो हैं वह ड्यूटी में काउंट होंगे, क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होंगे। यदि ऐसा आदेश लिखा हुआ है सस्पेंशन ऑर्डर में तो उसको डरने के बाद नहीं, वो भी काउंट हो जाएगा। ठीक है, इफ ऑर्डर्ड स्पेशली फॉर काउंटिंग, याद रखिए, यदि केवल इतना बस लिखा है कि सस्पेंशन मगर ऑर्डर उसमें नहीं लिखा हुआ है तो वो काउंट नहीं होगा क्वालिफाइंग सर्विस में। तो इसमें से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इस स्लाइड को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आप अगर पेपर उठाएंगे तो कई साल ये वाला मिला हुआ है कि किसी भी पेंशन्स के लिए क्वालिफाइंग सर्विस में कौन से एलिमेंट इंक्लूड होते हैं, ठीक है, नेसेसरी पॉइंट कौन सा है। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि ड्यूटी दिन, ड्यूटी काउंट होता है, सारे प्रकार के लीव जिसमें सैलरी मिलती हो, डेपुटेशन, फॉरेन सर्विस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव परंतु मेडिकल, याद रखिएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव रहेगा तो उसमें नहीं, में क्वालिफाइंग नहीं कहलाएगा। प्री अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग मिलेगा आपको, सस्पेंशन अलाउड बाय माइनर पेनाल्टी, और यदि मेजर पेनाल्टी है तो स्पेशली ऑर्डर होना चाहिए सस्पेंशन ऑर्डर में कि इसके जो सस्पेंशन डेज होंगे वो काउंट होंगे क्वालिफाइंग सर्विस के लिए। एक एक दिन मायने रखते हैं, जब ग्रेजुएटी हम बताएंगे कैलकुलेशन में तो वहाँ बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। इसके बाद देखें कौन से काउंट नहीं होते, पीरियड फॉर सर्विस से नॉट काउंट एज क्वालिफाइंग। ऐसे कौन से समय हैं या कौन से ऐसे डेज हैं जो आपको कैलकुलेट नहीं होंगे सर्विस में जब आप रिटायरमेंट होंगे। तो सर्विस रेंडर्ड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल के पहले जो भी आपने सेवाएं दी हैं वो काउंट नहीं होंगी। ठीक है, पहले क्या होता रहा कि 14 साल में सर्विस लग जाती रही, 16 साल में आ जाता रहा व्यक्ति, तो 16 साल में आ जाता रहा, 14 साल में आ जाता रहा, तो वो क्या होता है वो सर्विस में काउंट नहीं होती रही। ठीक है, मतलब कुछ बेनिफिट उनको नहीं मिलेंगे। कुल मिला के आपका सर्विस तो रहता है, पुराने लोग होते हैं बोले 46 साल में रिटायरमेंट हुए हैं, पूरा 46 साल की सर्विस है, तो 46 साल की सर्विस है, मगर जब हम पेंशन कैलकुलेशन करेंगे या ग्रेजुएटी कैलकुलेशन करेंगे तो उस केसेस में जो है हम जो सर्विस काउंटिंग की बारी आएगी तो 18 के अबव लेंगे। इसके बाद सर्विस एज अप्रेंटिस, ठीक है, अप्रेंटिस वाली सर्विस काउंट नहीं हो रही इस समय, ट्रेनिंग हो जाती है। देखिए, बिफोर ज्वाइनिंग ट्रेनिंग काउंटे होगा, अप्रेंटिस काउंट नहीं होगा, परंतु हमने बताया था कि 80 के पहले जो था, ठीक है, 84 के पहले, लगभग 1984 के पहले जो था
वो अप्रेंटिसशिप वाली जो सर्विस है वो काउंट होती रही, उसके बाद फिर रूल चेंज हुआ, उसमें नहीं है। इसके बाद अनऑथराइज अब्सेंस, यदि आप बिना बताए छुट्टी मार देते हैं और आपकी छुट्टी अधिकारी सेंशन नहीं करता है और आपके रजिस्टर्ड में डाइज नोन लिख गया है, ठीक है, डाइज नोन लिख गया है, इसका मतलब वो सर्विस में काउंट नहीं होगा। यदि 15 दिन आप अनुपस्थित हो गए तो 15 दिन मतलब 1 महीने लगभग आपका नुकसान हो जाता है। यदि 16 दिन यदि डाइज बन गया तो सर्विस में 1 महीने का नुकसान होता है, ठीक है। मतलब छोटी चीज़ है मगर बहुत मायने रखती हैं कि यहाँ पे दिनों से महीने बनते हैं। 15 दिन के ऊपर ये 16 दिन यदि डाइज हो गया ना तो 1 महीने सर्विस में कम हो जाना है आपका। यदि 14 दिन हुआ तो कोई बात नहीं, वो महीना काउंट हो जाता है, परंतु जहाँ दिन की बारी आती है तो ये बहुत मायने रखता है। तो जो हड़ताल अपन करते हैं डाइज नोन हो जाता है यदि छुट्टी रेगुलराइज नहीं हुई है। इसलिए जो होता है आपको सर्टिफिकेट बीच बीच में आपको बोला जाता है कि भैया आपकी छुट्टी नहीं लगी है, आप रेगुलराइज कराइए। तो इस केस में आप क्या कर दीजिए, जब आपको लगे कि डाइज नोन बन रहा है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विथ मेडिकल आप लगा दीजिए, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाइए और EOI बना दीजिए। पेमेंट ही नहीं मिलेगा ना, पेमेंट नहीं मिलेगा, परंतु ये खतरनाक चीज़ नहीं लगेगी डाइज नोन, उससे आपकी सर्विस काउंट में आ जाएगी। इसके बाद है ओवर स्टेल ऑफ लीव, ये हमने बताया था। ओवर स्टेल ऑफ लीव मतलब आप 15 दिन की छुट्टी सेंशन कराए, गांव चले गए और 1 हफ्ता और बढ़ा दिए अपने आप, ठीक है, कि भैया ट्रेन की टिकट नहीं मिली है, कुछ बहाने हो गए, तो उसको बोलते हैं ओवर स्टेल। तो ओवर स्टेल को यदि आपने रेगुलराइज नहीं कराया है, ठीक है, ज्वाइनिंग टाइम नॉट रेगुलराइज एज द लीव विद द सैलरी। जनरली ये ज्वाइनिंग टाइम भी होता है कि उस समय आपको छुट्टियां नहीं रहती हैं, आपने देखा ना छुट्टियां नहीं मिलती है आपको, 7 दिन या कुछ भी मिलती है उस दिन के हिसाब से, परंतु आपको जाना आना पड़ जाता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ओवर स्टेल एक प्रकार का लीव जो है मतलब आपको कर देते हैं कि जब आपके लीव आएगी तो उसको आप भर दीजिए, रेगुलराइज करना है। मतलब स्टार्टिंग में आपका लीव नहीं है तो लीव नहीं है तो आप छुट्टी मार सकते हैं 15 दिन 20, अच्छा उसके बाद जब छुट्टी होगी तो आपको छुट्टी भर के रेगुलराइज कराना है। दूसरी कंडीशन होती है ओवर स्टेल ऑफ लीव, मतलब आपने 5 दिन की छुट्टी सेंशन कराए और गांव चले गए, 15 दिन बाद आए और अधिकारी ने साइन नहीं किया, ठीक है, साइन नहीं किया तो वो डाइज नोन कर देगा, ठीक है, यदि आप नहीं करते हैं। या फिर वो HPL भी कर सकता है, प्रावधान था वहाँ पर आपने पढ़ा था कि HPL लगा सकता है, तो HPL लगाता है तो वहाँ भी आपके सर्विस काउंट में आएगी। इसके बाद है आपका EOL विदाउट मेडिकल, यदि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लगाया है परंतु उसके साथ मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगा है, ठीक है, रेगुलराइज तो हो गया तो परंतु ये क्या है, सर्विस में काउंट नहीं होगा आपका कि आपने कितने में साल, कितने महीने, कितने दिन की सर्विस की, ये काउंट कहला करते हैं पर। तो यदि आपने EOL विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट किया है तो वो सर्विस में काउंट नहीं होगा। इसके बाद क्या है, सस्पेंशन पीरियड, सस्पेंशन फॉलोड बाय द मेजर पेनाल्टी इफ़ नॉट स्पेसिफिकली ऑर्डर्ड बाय द अथॉरिटी। जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उसने सस्पेंशन ऑर्डर में नहीं लिखा है, ठीक है, कि आपका जो सस्पेंशन पीरियड सर्विस में काउंट होगा। यदि किसी प्रकार का ऑर्डर नहीं लिखा है इसका मतलब क्या है, वो सस्पेंशन पीरियड जो है क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब थोड़ा क्वालिफाइंग सर्विस को समझेंगे एक टेबल के माध्यम से कि अभी जो हमने बताया उसका मतलब क्या है और एक एक दिन का क्या फ़ायदा आपको मिलता है। क्वालिफाइंग सर्विस फॉर टर्मिनल बेनिफिट्स, क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन और ग्रेजुटी। तो यहाँ पे देखिए ये शब्द पकड़ लीजिए कि पेंशन और ग्रेजुटी में क्वालिफाइंग सर्विस का बहुत इफेक्ट पड़ता है। यदि आपके दिन कम हो जाते हैं, महीने कम हो जाते हैं तो पेंशन में इफेक्टेड होता है। जहाँ पर मतलब आपके पेंशन के लिए 10 साल चाहिए या 5 साल चाहिए या 20 साल चाहिए, उसमें यदि 1 महीने भी कम हो गए ना तो आप पेंशन के हकदार नहीं होते। तो बहुत सारी चीज़ मतलब ये है यहाँ पर, इस कैलकुलेटेड एंड एक्सप्रेस्ड इज कंप्लीटेड हाफ ईयर्स, ठीक है। यहाँ पर हमेशा याद रखिए जब पेंशन और ग्रेजुटी की बात होती है तो हम साल की बात नहीं करते हैं, यहाँ हाफ ईयर्स लिया जाता है, ठीक है, मतलब साल के 2 बराबर भागों में बांट किया जाता है। 6 मंथ का
हाफ ईयर कहलाता। तो 6 मंथ के हिसाब से सर्विस काउंटिंग करते हैं, उसका बेनिफिट आपको मिलता है, ठीक है। और लॉस भी आपको ही होता है हाफ ईयर लेने पर। फ्रैक्शन इक्वल टू 3 मंथ, यदि हम हाफ ईयर को फ्रैक्शन करते हैं, हाफ ईयर को 2 भागों में बांटते हैं, तो 3 महीने का आपको फ्रैक्शन मिलता है। 1 साल के 2 बराबर भागों में बांटा तो हाफ ईयर मतलब 6 मंथ, और 6 मंथ को भी आपने फ्रैक्शन किया तो उसके कितने होंगे, 3 मंथ का 1 फ्रैक्शन। अब तो यहाँ पर बोला है कि फ्रैक्शन इक्वल टू 3 मंथ एंड अबव, 3 मंथ या 3 मंथ से ज़्यादा हैं तो हाफ मंथ या हाफ ईयर कैलकुलेट किया जाएगा। इसका मतलब समझ लीजिए आप, यदि आपके सर्विस 9 साल 3 महीने हैं तो 3 महीने हैं तो उसको 6 महीने काउंट किया जाएगा। 4 महीने हैं, 9 साल 4 महीने, तो भी आपको क्या है, उसको हाफ ईयर एक कैलकुलेट किया जाएगा। परंतु यदि 2 महीने आ गया तो समझ लो क्या है, कमी कैलकुलेट की। जैसे हमने बोला 9 साल 2 महीने, आपकी सर्विस कैलकुलेट हो रही है 9 साल 2 महीने, तो 2 महीने मतलब क्या है, इग्नोर कर दिया जाएगा। मतलब यदि फ्रैक्शन ऑफ लेस देन 3 मंथ विल बी इग्नोर, तो यदि आपके मतलब बोलते हैं कि 10 साल पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस होती है, और यदि आपने मतलब गलती से 9 साल तो पूरा कर लिया है और 9 साल के बाद आपका क्या हो रहा है कि समझ लो 7 महीने हो गए या 8 महीने हो गए, तो वहाँ पर क्या है, तो हाफ ईयर तो कैलकुलेट हो जाएगा, परंतु 2 महीने यदि हुआ तो वो इग्नोर हो जाएगा, 2 महीने की कोई काउंटिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, इसको समझते हैं। पीरियड ऑफ सर्विस, ठीक है, कितने साल के सर्विस है, और 6 मंथली पीरियड, ठीक है। ये 1 ईयर में कितना, 1 ईयर बराबर 2 हाफ ईयर, ये याद रखिएगा, ठीक है, 2 हाफ ईयर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, किसी व्यक्ति ने, किसी कर्मचारी ने सर्विस किया 9 साल 8 महीने 29 दिन, ठीक है, इतना सर्विस किया, तो इसके क्वालिफाइंग सर्विस कितनी हो जाएगी, 6 मंथली में कैलकुलेट होता है, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएटी कैलकुलेट करते हैं, जब हम पेंशन कैलकुलेट करेंगे तो 6 मंथ में हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर कितना होगा, ये 9 साल में कितने छमाही होंगे, सबको मालूम है 18 होंगे। 9 साल में यदि 6 माह के कितने बंच होते हैं, 18। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड में 8 मंथ हैं, तो अपन ने नियम पढ़ा है कि 6 महीने का 1 हाफ ईयर, तो 9 दूनी 18, 18 और 1 लेते हैं 19, तो ये 19 तो आ गया। परंतु यहाँ 8 में आप देखते हैं 2 महीने और बच गए, 2 महीने और 29 दिन, तो 29 दिन 1 महीने नहीं हो रहा है, यहाँ पर 2 महीने, तो 2 महीने को इग्नोर कर दिया है, ठीक है। देखिए 2 महीने यहाँ नहीं लिया है, मतलब आपकी सर्विस कितनी क्वालिफाइंग है, 29 मंथ, 29 से मतलब 6 मंथली पीरियड, दैट मीन्स यदि बोले तो 9.5 साल, जबकि आपने कितनी सर्विस करा है, 9 साल 8 महीने 29 दिन। परंतु जब हम ग्रेजुएटी कैलकुलेट करेंगे, पेंशन कैलकुलेट करेंगे, तो आपकी सर्विस हम काउंट करेंगे 9.5 साल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसका बाद सेकेंड एग्जांपल है, 19 साल की किसी ने सर्विस की, ठीक है, 8 महीने उसने हुए, 19 साल 8 महीने 20 दिन। अब यदि इसका कैलकुलेशन किया जाए 6 मंथली कैसे है, तो सीधे सीधे आप 19 दूनी 38 तो कर दीजिए, ठीक है, 19 टू 38, उसके बाद 8 में 6 मंथ 1 बन जाएगा तो 39 हो जाएगा, 2 महीने बच रहा, क्योंकि 2 महीने 3 महीने से कम है, क्योंकि 3 या 3 से ज़्यादा को 16 मंथ काउंट किया जाता है, इसलिए यहाँ भी आपको नुकसान है, यहाँ भी आपको कम हो जाएगा। तो जहाँ 40 होना चाहिए यहाँ पर आपको 1 कम मिल जाएगा, मतलब आपके कुल मिला के बोलें कि 19.5 साल की सर्विस, 39 से 6 मंथ पीरियड। नेक्स्ट केस में हम देखते हैं यहाँ पर कि अब ये देखिए 24 है, 24 साल, 24 दूनी 48 होता है, 7 है, 6 महीने निकाल लीजिए तो आपको 49 हो जाता है। यहाँ भी 1 महीने का नुकसान। यहाँ पर देखिए अब यहाँ थोड़ा फ़ायदे वाला, ये 32 साल है, ठीक है, 32 साल की सर्विस आपने किया है, 5 महीने
और आपने कितना 25 दिन, तो यहाँ आपका 32 का हो गया 64। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेनिफिट मिल रहा है, चूँकि 3 महीने से ज़्यादा है, 3 महीने से ज़्यादा रहता है तो 6 महीने कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर आपका 32 साल 5 महीने, चूँकि 3 या 3 से ज़्यादा है इसलिए 1 मंथ और मतलब 6 मंथ का पीरियड और कैलकुलेट हो जाएगा। तो 32 दूनी 64, 64 और 1 हो जाएगा 65। तो आपको यहाँ ग्रेजुएटी में फ़ायदा होने वाला है कि आपका एवरेज जब हम निकालेंगे, एवरेज इसमें निकालते हैं 6 मंथ का, तो वहाँ पर आपको 65 मिलेगा, मतलब आपको यहाँ फ़ायदा होगा। इसके बाद आपका पीरियड है 9, यदि 9 साल 9 महीने यदि आपने किया है तो देखिए यहाँ भी आपको बहुत फ़ायदा मिल रहा है। 9 साल 9 महीने, तो ये 9 साल तो पूरा हो गया, 9 दूनी 18। उसके बाद ये 9 में एक 6 महीने का है, मतलब 18 और 1 19, और 3 महीने और बच रहे हैं। 3 महीने क्या होगा, 3 या 3 से ज़्यादा को 16 मंथ काउंट किया जाता है। इसका मतलब यहाँ आपके सर्विस क्वालिफाइंग कितनी हो रही हैगी, 20 हाफ ईयर, मतलब 10 साल की सर्विस यहाँ पर एक प्रकार से कैलकुलेट हो गई, मतलब पेंशन के हकदार बन गए कुल मिला के। ठीक है, जबकि आपने देखे 3 महीने कम नौकरी की है, 9 साल 9 महीने हैं, परंतु आपको क्वालिफाइंग सर्विस में पूरा उन्होंने बना दिया है कि आपने क्वालिफाइंग कर लिया है। तो यहाँ पर आपको दिन का महत्व समझ में आ रहा होगा। यदि आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लग गया है या डाइज लग गया है और वो 1 महीने 1.5 महीने यदि हो जाता है और क्वालिफाइंग सर्विस में कुछ दिन या महीनों का अंतर हो जाता है तो आप वो क्वालिफाइंग सर्विस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ फ़ायदा नुकसान दोनों दिया है। यदि 3 महीने से ज़्यादा है तो आपको फ़ायदा है, 3 से कम है तो आपको नुकसान है। इसके बाद नीचे वाले में दिया है, जैसे 24 वाला 19 वाला काउंट कर लें कि 19 साल 9 महीने है तो वही है 19 दूनी आपका 38, और यहाँ पर आपका 6 मंथ का एक 39 और 3 महीने हैं इसलिए 40 क्वालिफाइंग सर्विस हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे वाला उदाहरण है। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वालिफाइंग सर्विस को कैलकुलेशन का तरीका है। पेंशन और ग्रेजुएटी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यही फार्मूला यूज़ करना है। जब पेंशन और ग्रेजुएटी अपन कैलकुलेशन करेंगे तो सर्विस जो काउंटिंग होगी इसी बेस पर होती है। ठीक है, अब आते हैं एमेलुमेंट फॉर पेंशन। ठीक है, ये क्या होता है, क्योंकि हमने बोला ना पेंशन के लिए एक प्रकार के पारिश्रमिक है या बोले बेसिक, जहाँ डीए अलग कर लीजिए, डीए और कुछ अलाउंसेस अलग कर लेते हैं, या हम बोले बेसिक प्लस ग्रेड पे, या आपका बेसिक यदि मेरा बेसिक यदि मैं बोलूँ कि मेरा बेसिक यदि समझ लो 35,000 है तो 35,000 हमारा सीधा सीधा ये हो गया। ठीक है, एमेलुमेंट पर ही पूरा कैलकुलेशन होता है। ठीक है, एमेलुमेंट्स फॉर पेंशन इंक्लूड 1 पे इन पे लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स एंड नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। मतलब यहाँ पे देखिए अदर अलाउंसेस सब छोड़ दिया जाएगा। पे मैट्रिक्स में आपका लेवल क्या है और आपका इंडेक्स क्या है, ठीक है, आपका वो चीज़ रहेगा। और नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस तो ये मेडिकल वालों को देते हैं बोले, तो वो चीज़ रहेगा, तो वो आपको मिलेगा जो चीज़। इसके बाद डज नॉट इंक्लूड, मतलब क्या है आपका एमेलुमेंट्स में क्या चीज़ नहीं होगा, अलाउंसेस, आपका ओटी, ठीक है, डीए, ये सारे अलाउंसेस, सीसीए, जो भी अलाउंसेस हैं एचआरए, ये आपको नहीं इंक्लूड होंगे। पर्सनल पे जो मिलते हैं, पर्सनल पे मोल ये तो आई ओटी ये जो सब मिलता है ये नहीं होंगे। डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस यदि आपको मिलता है तो वो नहीं होगा। तो सिंपल समझें कि बेसिक पे रहेगा, उसी से कैलकुलेशन होना है पेंशन। एवरेज एमेलुमेंट्स इज द एवरेज ऑफ द एमेलुमेंट्स ड्राइंग ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ ऑफ द सर्विस। ठीक है, जब आपके पेंशन कैलकुलेट होगी तो लास्ट 10 मंथ का एवरेज सैलरी निकाला जाएगा। ठीक है, उसी पे हम फार्मूले लगाएंगे। ये क्यों किया जा रहा है ये आपको मालूम होना चाहिए है, क्योंकि पेंशन लास्ट वेतन का 50% होता है। याद रखिए, ये शब्द याद रखना है कि पेंशन जो है लास्ट वेतन, ठीक है, लास्ट वेतन मतलब लास्ट पे स्लिप पकड़ लीजिए। यदि आपका अगस्त में हुआ किसी का रिटायरमेंट तो अगस्त की पे स्लिप पकड़ लीजिए, उस मंथ के लास्ट वेतन का 50%, ठीक है, यदि हम करते हैं तो
परंतु यदि 15 दिन आपने छुट्टी मार लिया, आपके पास छुट्टी भी नहीं हुआ, तो उसमें तो वेतन कम हो जाएगा। तो लास्ट वेतन जो आपने लिया है, समझ लो 50,000 वेतन मिल रही थी, छुट्टी उट्टी हो गया, छुट्टी नहीं भी लगी, तो लास्ट सैलरी स्लिप में आपका आ गया धोखे से 30,000। तो आपके पेंशन, जबकि 50,000 आपका बेसिक है, तो यहाँ पर आपका जो लास्ट आ रहा है तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हालांकि बेसिक पर है कि लास्ट वेतन में आपका क्या है, बेसिक पे क्या है, उससे लिया जाता है, परंतु किसी को नुकसान ना हो, ठीक है, या उससे ना हो, तो 10 मंथ का जो सैलरी स्लिप होता है, ठीक है, वेतन आपको पेंशन मिलना है, आप निश्चिंत रहे। यहाँ पर आपको फ़ायदा नुकसान के है, जब कैलकुलेशन होता है तो 10 मंथ का हम एवरेज लेते हैं, तो उससे फ़ायदा होगा, वो हमें कैलकुलेशन में समझाएंगे। तो जो लास्ट 10 मंथ है, जैसे कोई अगस्त में रिटायरमेंट हुआ है, तो उससे पहले के 10 मंथ का जितना भी सैलरी है, डीए अलाउंस से छोड़कर उसका एवरेज निकाल लेंगे, 10 से डिवाइड करके, 10 महीने का जोड़ के, तो वो उसका क्या कहलाएगा, एवरेज इम्प्लीमेंट। ये आपको याद रखना है। इम्प्लीमेंट एवरेज रहेगा औसत, इसी पर पेंशन बनना है। पेंशन इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। तो ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, आप नोट कर लीजिए, ये कई बार आ चुका है और फिर आने की संभावना रहेगी कि पेंशन इज डिटरमाइन, पेंशन का निर्धारण किया जाता है किस बेस पर। पहला शब्द आपको यही लिखा रहेगा, इम्प्लीमेंट। दूसरा शब्द आपको मिलेगा एवरेज इम्प्लीमेंट। तीसरा शब्द आपको मिल जाएगा कि सर्विस काउंटिंग, मतलब अलग चीज़ रहेंगे, या आपको बेसिक सैलरी प्लस डीए ऐसा लिखा रहेगा। तो आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट शब्द याद रखना है। एवरेज इम्प्लीमेंट के आधार पर पेंशन निर्धारित होती है। इसके बाद थोड़ा हम देखें कि सर्विस, रिटायरमेंट, डेथ, ग्रेजुएटी। जो ग्रेजुएटी मिलती है वो आपको 3 प्रकार से मिलती है कि सर्विस, ठीक है, सर्विस आप कर रहे हैं परंतु आप बीच में त्याग पत्र दे दिए, छोड़ दिए, ठीक है, उस केस में भी आपको ग्रेजुएटी मिलना है। रिटायरमेंट हो जाते हैं, उस केस में भी आपको ग्रेजुएटी मिलना है। यदि किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उस केस में भी ग्रेजुएटी मिलना है। तो सर्विस, रिटायरमेंट, डेथ, ग्रेजुएटी इज बेस्ड ऑन द एमेल्यूमेंट। ये भी बहुत आईएमपी है, ये भी याद रख लीजिए। आपने क्या याद रखा कि यदि सर्विस मतलब रिटायरमेंट, डेथ या सर्विस के दौरान रिटायरमेंट होता है, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, उसमें यदि हम ग्रेजुएटी की बात करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, एमेल्यूमेंट्स पर कैलकुलेट होगा। ये एवरेज नहीं है, केवल पेंशन बस एवरेज में होता है, याद रखिए। एक शब्द याद रख लिए, जो पेंशन होता है वो एवरेज में होता है, बाकी सर्विस हो, रिटायरमेंट हो, प्रीम्यूचर है, आप 7 प्रकार के रिटायरमेंट होते हैं, उस सारे में जो ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन होगा वो आपको एवरेज में नहीं होगा, एम्प्लीमेंट्स में होगा, सिंपल, जो लास्ट बेसिक है उस पर। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, डेथ, वाइल इन सर्विस, जब सर्विस में थे, इन इंक्लूड डेयर्स अलाउंस आल्सो। अब यहाँ पर देखिए कि जो है आपका ग्रेजुएटी है, जो ग्रेजुएटी कैलकुलेशन होगा उसमें डीए भी रहेगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर नया चीज़ मिलेगा। पेंशन में डीए नहीं रहेगा। सर, हाँ जी, अगर मान लो सस्पेंशन में अगर आदमी रिटायरमेंट हो जाए तो पेंशन ग्रेजुएटी दोनों मिलेंगी? नहीं, कितना 10 साल में? नहीं नहीं नहीं, सस्पेंशन पीरियड में अगर आदमी रिटायर हो जाता है नहीं तो नहीं, पेंशन ग्रेजुएटी मिलेंगी? नहीं नहीं मिलेगा ना, वो मिलेगा। दोनों? नहीं, यदि पेनाल्टी मेजर पेनाल्टी है और वो सिद्ध हो जाए। और अथॉरिटी क्या लिखता है, देखिए हमेशा अथॉरिटी का, इसमें अपन पढ़ेंगे कि जो अथॉरिटी है पेंशन देना चाहते हैं इनवैलिड कर देगा। यदि अथॉरिटी ने लिख दिया कि भाई इनवैलिड पेंशन नहीं दिया जाएगा उसको, तो नहीं दिया जाएगा, मिलता है, ठीक है, मिलेगा। ये अपन आगे रूल देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन है। तो एवरेज इवेलुएट वर्कआउट, आप ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, 1/1/2014 से 1/6/2014 तक किसी का बेसिक पे 11,000 था और उसका ग्रेड पे 2800, टोटल अमाउंट उसका होता है 1 महीने का 13,800। 6 महीने का पीरियड है, यहाँ अपन ने 1/1/14 से 30/6 तक लिया है, तो 13,800 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे
तो आता है आपका 42,800। फिर अगले 4 महीने का और कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जुलाई से लेके, क्योंकि इंक्रीमेंट लगता है इसलिए अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, याद रखिए। इंक्रीमेंट लगने के कारण, क्योंकि हमारा 6 महीने तक एक सैलरी रहता है, उसके बाद इंक्रीमेंट या डीए लग गया तो थोड़ा चेंजेस आ जाता है, या इंक्रीमेंट ही समझ लो एक माला चेंजेस आ जाता है। तो 1 से 10 तक जो है हमारा 11,400 यहाँ इंक्रीमेंट समझ लो लगा। इसके बाद 2,800 हमारा बेसिक वो ग्रेड पे, तो टोटल हुआ 14,200। 4 महीने टोटल 10 महीने का एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर आपका 14,240 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो 56,880 आया। ठीक है, यहाँ आपका 10 महीने का सैलरी आ गया, उसमें आपको क्या करना है, 10 से डिवाइड कर देना है। तो 10 से डिवाइड करने के बाद जो एवरेज आ गया आपका, ठीक है, एवरेज एमिलमेंट कितना आ गया, 13,968। पेंशन कैलकुलेशन में यही लेना है। ठीक है, जब पेंशन कैलकुलेशन होगा तो आपका यही मतलब लेना है। इसके बाद यदि अभी के हिसाब से देखें सर एक बार फिर से बताइए ना ये सर। सर समझ नहीं आया सर, एक बार बता दीजिए। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि अपन ने 2 चीज़ देखा है। एक साउंड बंद रखिए तो समझ में आ जाएगा। 2 शब्द होते हैं, एक एम एलिमेंट्स होता है और एक होता है एवरेज। तो जब हम ग्रेजुएटी कैलकुलेट करते हैं, यदि ग्रेजुएटी की बात होती है तो वहाँ पर एम एलिमेंट्स बस कैलकुलेट होता है। ठीक है, और यदि एवरेज की बात होती है तो हम पेंशन में लेते हैं। तो पेंशन में मतलब एवरेज एलिमेंट मतलब 10 का डिवाइड करना, 10 महीने के लास्ट सर पेंशन मतलब आपका वेतन, जो आपको वेतन है ना, पिछले 10 महीने के पे स्लिप निकाल लीजिए, पिछले 10 महीने की मतलब डीए छोड़ के सर। हाँ, डीए छोड़कर। ठीक है, यहाँ पर डीए नहीं है, डीए छोड़कर लास्ट सर, लास्ट बेसिक मान लो। हाँ, 50,000 लास्ट नहीं नहीं, वो सब छोड़ दीजिए, लास्ट बेसिक उससे का लेना देना नहीं है भाई साहब यहाँ। ठीक है, अच्छा, लास्ट मतलब रिटायरमेंट, जैसे आज है इस महीने आपका रिटायरमेंट है, तो पिछले 10 महीने की पे स्लिप निकाल के हाथ में रख लीजिए, उससे डीए हुए सब अलग करिए, जो बेसिक है ग्रेड पे है उस 10 महीने का सबको टोटल मार के 10 से डिवाइड कर दीजिए, वो निकलता है एवरेज। सिंपल है, पिछले 10 महीने का जितना भी आपका बेसिक है सबको ऐड करना। तो वही है कि 1/1/14 से लेकर आपने 30/6 तक 6 महीने का कैलकुलेट किया, किसी को 13,800 मिल रहा था, तो 6 महीने में हो गया 82,000 और अगले 4 महीने का और कैलकुलेट हुआ। हाँ जी सर ये तो अपन सर 6वें पे 7 पे कमीशन से सर जब से आ गया उसमें क्या करेंगे सर? ये है ना इसका, ये देखो आगे वही से हम बता रहे हैं। यहाँ देखिए 31/10/2017 को रिटायरमेंट है, 31/10/2017। यहाँ तो 6 पे कमीशन आ गया भाई साहब, सॉरी 7 पे कमीशन। तो यदि किसी व्यक्ति का 5वें लेवल में है, 9वें इंडेक्स में है, मतलब वर्टिकली नीचे 9वें लाइन में है, और उसका पेमेंट है 37,000 बेसिक, 6 महीने ड्यूटी, देखिए 1/1/17 से 30/6/17, 6 महीने हुआ तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,22,000 आएगा। 4 महीने और निकालना है, क्योंकि रिटायरमेंट देखिए हमने क्या 31/10 तक लिया है, तो ये लास्ट में देखिए 31/10 लिखा है। 31/10 के पहले ये 6 महीने का अलग निकालना और 4 महीने का यहाँ निकाल रहे हैं। तो अब ये क्या है, पे इंडेक्स इंक्रीमेंट लग गया जुलाई में, तो 10वें में पहुँच गया, तो उसका बेसिक हो गया 38,100। ठीक है, 38,100 हो गया। तो ये 4 और 6 महीने का ऐड किया तो टोटल आ गया 3,74,400। अब उसको आपने डिवाइड किया 10 से तो आ गया 37,440। तो ये एवरेज एलिमेंट्स लेना है आपको पेंशन कैलकुलेशन में, ये निकालते बनना चाहिए आपको। ये अभी के हिसाब से हो गया 7 पे कमीशन के हिसाब से। ठीक है, अब आ जाते हैं पेंशन। ये पेंशन है? नहीं नहीं, ये पेंशन नहीं है, पेंशन की शुरुआत हो रहा है अभी, पेंशन नहीं, कहाँ अभी आया? ये 37,440 ये क्या आया सर? ये आप मान ले तो समझ लो, पेंशन भी मान सकते हो। इसमें से अभी क्या है, हाफ पेंशन बनेगी ना, इसका आधा करो वो पेंशन है, इसका हाफ करेंगे तो पेंशन है। ठीक है, जो 37,440 आया है डिवाइडेड बाई 2 या 50% इसका जो है वो पेंशन है। ओके, इसके बाद पेंशन का और कैलकुलेशन आगे देखेंगे। ये आपको समझ लीजिए कि अब एवरेज का आधा कर दीजिए 50%, तो वो पेंशन हो जाएगा।
इसके बाद देखते हैं पेंशन। तो पेंशन के यदि हम बोले कि पेंशन क्या है भाई, पेंशन इज अ मंथली रिकरिंग पेमेंट आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद, ठीक है, एक आवर्ती रूप से, आवर्ती माने क्रमबद्ध रूप से हर महीने की दर से आपको मंथली आपको पेंशन दी जाती है। ठीक है, मतलब आपका ये एक प्रकार से रिकरिंग मतलब मंथली, हर महीने आपको रिटायरमेंट के बाद दी जा रही है, उसको पेंशन का एक भाग है। ये डेफिनेशन ये समझ लीजिए, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक समझ लीजिए। जो पेंशन होती है वो गवर्न होती है अंडर CCS पेंशन रूल 1972। 1972 के पहले पेंशन नहीं मिलती रही, ठीक है, या हम बोले कंपनसेशन के रूप में कुछ अमाउंट दिया जाता रहा, परंतु 1972 में पेंशन एक्ट बना, उसमें आपको पेंशन निर्धारित कर दी गई कि पेंशन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी या स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी अलग। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी क्या है, इसमें मॉडिफिकेशन करते, याद रख लीजिए कि जो ये राज्य सरकार होती हैं वो भी पेंशन यदि देती हैं तो 1972 के अधीन देती हैं, परंतु मतलब लोकसभा में या राज्यसभा में कोई भी नियम पारित होता है तो उसका अमेंडमेंट का और कुछ मॉडिफिकेशन के अधिकार राज्य सरकार को दिए जाते हैं। हर कानून में, कोई भी कानून होगा तो उसमें कुछ प्रावधान रखते हैं कि राज्य सरकार किस किस कंडीशन में कहाँ चेंज कर सकती है। तो राज्य सरकार क्या जब पेंशन करती है तो इसमें थोड़ा चेंजेस ला सकती है अपने हिसाब से। इसके बाद आपका मिनिमम 10 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस इज रिक्वायर्ड टू अर्न पेंशन। अब ये वाला पॉइंट याद रख लीजिए कि पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल है, ठीक है, परंतु यदि आप शैक्षिक निवृत्ति लेते हैं, वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेते हैं, उस कंडीशन में 20 साल है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, नहीं तो 10 ही बस याद रख के रह जाओगे। 10 साल सर्विस कर लिए मतलब आप पेंशन के हकदार हो गए हैं, ठीक है। डेथ के केस में अलग है, यदि कोई डेथ कर जाता है 6 महीने की सर्विस के बाद या 1 दिन के बाद भी डेथ कर जाता है तो उसको पेंशन 1972 के हिसाब से मिलेगी, उसमें कोई क्वालिफाइंग सर्विस नहीं है, ठीक है, डेथ के केस में। परंतु यदि मैच्योरिटी के केस में बोला जाए, जैसे कुछ आते हैं ना कि सेकेंड रीएम्प्लॉयमेंट होता है, एक्स सर्विसमैन आते हैं, फिर आपको पता लगा 40 के बाद सर्विस कर रहे हैं तो उनको पेंशन के हकदार बनेंगे। 10 साल क्वालिफाइंग सर्विस होना चाहिए, ठीक है, कम से कम। और ये आपको सर्विस क्वालिफाइंग का तरीका हमने बता दिया है कि कैसे क्वालिफाइंग करते हैं, सर्विस काउंटिंग कैसे होती है 10 साल। इसके बाद द अमाउंट पेंशन विल बी 50% ऑफ एवरेज एम्यूलमेंट्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर वो चीज़ आ गया जो आपको बोल रहे थे कि एवरेज एम्यूलमेंट्स जो हमने कैलकुलेट किया है उसका 50% अमाउंट जो होता है पेंशन कहलाता है, ठीक है। मतलब लास्ट पे स्लिप का नहीं लेंगे कि लास्ट पे स्लिप में हमको ये मिला हुआ है, या लास्ट बेसिक जो है मतलब DA लगने के बाद, वो इंक्रीमेंट लगने के बाद, जैसे कोई अगस्त में रिटायरमेंट हुआ उसके बेसिक में यदि 50,000 लिखा हुआ है, ठीक है, 50,000 है तो 50,000 से नहीं कैलकुलेट होगी, 50 से कम ही कैलकुलेट होगी। वो पिछले साल के जनवरी से लेके जुलाई तक और फिर जुलाई के बाद अगस्त और उससे पहले साल का भी, तो लास्ट 10 मंथ का जो आपका बेसिक है वो कैलकुलेट किया जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, उसका 50% करेंगे तो वो आपके पेंशन अमाउंट कहलाएगी, ठीक है। ये कैलकुलेशन याद रखिएगा। ये अभी अपन एग्जांपल भी देखेंगे इसमें। सर वो 40-60 का क्या रहता है फिर? 40-60 कम्यूटेशन पेंशन है, ये हम बताएंगे कि जो आपका 50%, जैसे 40,000 एवरेज बना, 40,000 एवरेज बना, ठीक है, 40,000 का आधा किया कितना, 20,000। 20,000 में 40% पेंशन आप बेच सकते हो, कम्यूट कर सकते हो। तो 20,000 का 40% निकाल लीजिए, उसको हटा दीजिए, तो उसके हटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा प्लस DA वो आपका पेंशन राशि कहलाएगा। ये अपन पढ़ेंगे आगे, पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है। तो ये वाला 50% या फिर 50% ऑफ एम्यूलमेंट ड्रॉन ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट विच एवर इज मोर बेनिफिशियल। अब ये देखा जाता है कि किसी कर्मचारी का नुकसान ना हो,
ठीक है। इन केस ऑफ, जैसे हमने बोला ना, इन केस ऑफ आपने ले लिया जुलाई के बाद अगस्त ले लिया या जुलाई ले लिया, या किसी के केस बस उसका मतलब 10 महीने में एक मतलब जनवरी भी आ जा रहा है, मतलब जनवरी में इंक्रीमेंट, ये जनवरी के पहले जुलाई में इंक्रीमेंट लगा, उसके बाद उसका प्रमोशन यदि जनवरी में हो रहा है, जनवरी या फरवरी में हो रहा है, तो वहाँ पर उसको एक इंक्रीमेंट प्लस मिल रहा है। उसके बाद फिर आगे की 4 महीने की और सर्विस है, तो मतलब उसको बेनिफिट वो उसका मिल जाए, जो उसने प्रमोशन लिया उसका भी मिल जाए, पिछला भी मिल जाए और आगे का भी मिल जाए, ठीक है। या फिर बोले यदि उसमें नुकसान हो रहा है तो 50% इमेल्यूमेंट, यहाँ मतलब देखिए एवरेज छोड़ दिया गया है, मतलब यदि इसमें फ़ायदा हो ऑन डेट ऑफ रिटायरमेंट, कभी कभी होता है प्री म्यूचुअर जब रिटायरमेंट कर देते हैं ना, तो आपको मालूम है कि यदि सुपर एन्युएशन होता है तो 1 तारीख को होता है, परंतु प्री म्यूचुअर या शैक्षिक निवृत्ति या किसी प्रकार में उसमें 15 तारीख 10 तारीख किसी भी दिन रिटायर कर देते हैं। तो जब आप किसी दिन भी रिटायर कर दोगे तो वहाँ पर नुकसान होता है, तो उसमें क्या कोशिश करते हैं यार गवर्नमेंट कर्मचारी को नुकसान ना हो, तो ये वाला मतलब दे देते हैं, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल, जो भी कर्मचारी को फ़ायदेमंद होगा। ये शब्द हमेशा लिखा रहेगा आपको। सर हाँ जी, आपने ये बोला था कि जैसे कि 1 तारीख को किसी की डेट ऑफ बर्थ है और वो 30 जून को रिटायर हो जाएगा, हाँ। तो उसको 1 तारीख का इंक्रीमेंट का बेनिफिट मिल पाएगा कि नहीं पेंशन में? नहीं, पेंशन का आप कहाँ मिल पाएगा, यदि वो अभी जो चल रहा है उस पर मुद्दा चल रहा है, गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया हुआ मगर सब जगह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ठीक है, कि यदि जून को हो गया तो उसको तो इंक्रीमेंट का फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो पूरी लाइफ टाइम पेंशन में नुकसान है 1 दिन के कारण, ठीक है। तो इस पे चल रहा है अभी, तो फिलहाल इस नियम के हिसाब से नहीं मिलेगा, तो वही चीज़ है। अब बेनिफिट मगर ये एक पॉइंट के कारण रेज किया गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी हो गया, कुछ फैक्ट्री में है। हाँ जी, तो इसके लिए क्या केस लगाना पड़ेगा क्या? नहीं लगा हुआ है, ऑर्डर आ गया है, ठीक है। वो नहीं कह रहा सर। हाँ सर जैसे जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई हाँ है ना, उसको 1 दिन के कारण यदि वो 2 जुलाई होता तो उसको जुलाई में रिटायर करते। हाँ, वो केस जो के अभी जो मिला है ना, जो हाँ जो केस जो मतलब जो केस किए हैं उन्हीं को बेनिफिट दिया हुआ है। चलिए साउंड बंद रखिए, थोड़ा पढ़ा लेने तो फिर आगे पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो क्लास ले रहा है क्या? किशोर जी अभी थोड़ा साउंड बंद रखें, इसमें थोड़ा टॉपिक ये कंप्लीट कर दे थोड़ा, ठीक है। इसमें देखिए मिनिमम अमाउंट एनी क्लास ऑफ पेंशन, पेंशन मतलब आपके 7-8 प्रकार की पेंशन होती है। किसी भी पेंशन में पहले क्या है, पर मंथ जो था आपका मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन होता है। मिनिमम जो है 35,000 था, परंतु 7th पे कमीशन 1/1/2016 से 9,000 मिनिमम हो गया, ठीक है। और मैक्सिमम पेंशन कितनी होती है, 50% ऑफ हाईएस्ट पे इन द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट जो आपको हाईएस्ट पे करती है, पेमेंट करती है, उसका जो भी है 50%, कम से कम कितना, 9,000 अभी के सिनेरियो से। परंतु ये तो एग्ज़ाम में पुराना भी पूछ सकता है, ठीक है। यदि बोल दिया जाए कि कोई गवर्नमेंट कर्मचारी जो है वह 1 जुलाई 2014 को रिटायरमेंट हुआ है, तो उसको मिनिमम पेंशन कितनी मिलेगी, तो आपको तो दिमाग में याद रहेगा कि भाई 9,000 मिलती है, 9,000 में टिक कर दोगे, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए 1/1/2016 के बाद 9,000 मिनिमम पेंशन है, और उससे पहले, ठीक है, कितना था, 35,000 पर मंथ। पानी यहाँ बहुत तेज़ आ रहा है, तो हो सकता है कभी भी लाइट गोल हो जाए। द मेथड हो रहा है, हाँ ठीक। द मेथड्स फॉर कैलकुलेशन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पेंशन इज सेम, ठीक है। जितने प्रकार के भी हम पेंशन पढ़ेंगे, जिसका कैलकुलेशन देखेंगे सेम रहेगा, कैलकुलेशन में अंतर नहीं आएगा आपका। जनरल प्रोविज़न, पेंशन इज सब्जेक्ट टू फ्यूचर गुड कंडक्ट। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि पेंशन जरूरी नहीं जीवन भर मिलेगी, याद रखिए। पेंशन आप पे डिपेंड करती है आपका गुड कंडक्ट, व्यवहार आपका कैसा है। आपका व्यवहार अच्छा है तो पेंशन मिलेगी, नहीं तो रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन बंद हो जाती है। एक शिकायत में किसी की पेंशन बंद हो जाती है। पेंशन क्यों है, फ्यूचर गुड कंडक्ट इज एन अप्लाइड कंडीशन फॉर एवरी ग्रांट ऑफ पेंशन और इट्स कंटिन्यूस।
यदि आप चाहते हैं कि आपके पेंशन कंटिन्यूस निरंतर हर साल मिलती रहे तो उसके लिए फ्यूचर में आपका जो व्यवहार होना चाहिए वो बहुत सही होना चाहिए। यदि आप कोई भी क्राइम करते हैं, ए पेंशनर इज कन्विक्टेड ऑफ सीरियस क्राइम, यदि कोई भी पेंशनर जो पेंशन भोगी है कोई भी क्राइम करता है, किसी भी कन्विक्टेड में फंसता है या गिल्टी पाया जाता है मिसकंडक्ट में, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही, पुलिस केस हो गया, कुछ भी हो गया है मारपीट में, और वो गिल्टी पाया जाता है और उसकी शिकायत यदि जो अथॉरिटी होती है अपॉइंटिंग अथॉरिटी तक पहुंच गई तो उसकी पेंशन जो है बंद भी हो सकती है। द होल और पार्ट ऑफ द पेंशन में बी withheld via written order of the appointing authority whether permanently or for specific period। मतलब यदि आप का पेंशनर हैं, आपको रिटायर हो गए, पेंशनर है, यदि आपने कोई क्राइम कर दिया है, चोरी किया है, मारपीट किया है और आप थाने में चले गए हैं, आप जेल में हैं और किसी ने शिकायत कर दी है, ठीक है, रिटर्न दे दिया, अपॉइंटिंग अथॉरिटी माने जनरल मैनेजर, यदि आपके केस मिले तो जनरल मैनेजर, यदि जनरल मैनेजर को कोई लिखित दे दिया कि फलाना व्यक्ति जो है मतलब इस अपराध में लिप्त है, तो उसके या तो पूरी पेंशन बंद कर देंगे या तो कुछ पार्ट पेंशन बंद कर देंगे रिटर्न अथॉरिटी द्वारा, ठीक है। तो और या फिर किसी पीरियड तक कर सकते हैं कि अगले 5 साल तक आपको ये पेंशन नहीं मिलेगी, उसके बाद फिर रिज्यूम हो जाएगी। तो ये पेंशन मतलब कंडक्ट पर मतलब पहली लाइन ही है कि पेंशन इज सब्जेक्ट टू द फ्यूचर कंडक्ट, ये लिखा रहता है। जब आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा ना 6 महीने पहले लगभग सर्टिफिकेट देते हैं पेंशन का, उसमें ये लिखा रहता है पेंशन इज सब्जेक्ट टू फ्यूचर कंडक्ट गुड कंडक्ट। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में हम आपको पेंशन देंगे ही, आपका कंडक्ट व्यवहार सही है तो पेंशन मिलेगा। चलिए इसके बाद देखें पावर किसके पास है ये, द प्रेसिडेंट हैज़ टू राइट टू विथहोल्ड अ पेंशन और ग्रेजुएटी बोथ विड्रॉल अ पेंशन पार्ट ऑफ देयर ऑफ। जो भारत का राष्ट्रपति है उसको ये पूर्ण अधिकार है कि वह किसी की भी पेंशन को बंद कर सकता है, ग्रेजुएटी बंद कर सकता है या दोनों बंद कर सकता है या पेंशन के कुछ पार्ट को बंद कर सकता है। अब प्रेसिडेंट तो छोटे मोटे केस को लेगा नहीं, तो ये अथॉरिटी क्या है डिवाइड कर देता है, नीचे अपॉइंटिंग अथॉरिटी को दे देता है, मगर इन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ही रहता है पूरा। यदि नीचे वाले ने बंद कर दिया तो चालू कौन करेगा, आप ऊपर हायर लेवल वाला अथॉरिटी। ही से कैन आल्सो ऑर्डर रिकवरी फ्रॉम द पेंशन, साथ ही साथ राष्ट्रपति क्या कर सकता है, पेंशन से रिकवरी भी कर सकता है या ग्रेजुएटी ऑफ होल और पार्ट ऑफ एनी पेक्यूनियरी लॉस कॉज्ड बाय द गवर्नमेंट। यदि किसी का मतलब पेंशनर के द्वारा कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है किसी प्रकार से या कोई नुकसान होता है तो उसके पेंशन से या ग्रेजुएटी से रिकवरी भी की जा सकती है, ठीक है। इसीलिए याद रखिए कि ग्रेजुएटी तुरंत नहीं दी जाती है। आज जो भी रिटायरमेंट है पुराने लोग से यदि पूछेंगे तो बस सब अमाउंट मिल जाता है, ग्रेजुएटी नहीं देते 2 महीने बाद। कारण वो है कि ग्रेजुएटी से रिकवरी करना रहता है। पीयूष चंदन साउंड बंद रखिए। जनरल प्रोविजन कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था अभी तक कि ग्रुप ए ऑफिसर जो है या बड़े बड़े जीएम भी देखा गया कि रिटायरमेंट के बाद किसी दूसरी कमर्शियल या वाणिज्यिक रोजगार में वो हो गए थे, ठीक है। यहाँ से रिटायरमेंट हुए, दूसरा जॉब जो ज्वाइन कर लिए, तो उसके बाद फिर कुछ ऑर्डर आए कि भाई जो भी ग्रुप ए ऑफिसर है सेवानिवृत्त के 1 साल के अंदर किसी भी कमर्शियल कंपनी में या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ज्वाइन नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद आप ज्वाइन हो जाए अलग मैटर। आ रिटायर्ड ग्रुप ए गवर्नमेंट सर्वेंट शुड नॉट एक्सेप्ट एनी कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट, कोई भी वाणिज्यिक रोजगार, ठीक है, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट विदाउट प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब भारत सरकार के परमिशन के बिना या बोलें कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी के अनुमति के बिना कोई भी ग्रुप ए ऑफिसर रिटायरमेंट होने के 1 साल के अंदर तक 1 साल तक कोई भी जॉब या किसी प्रकार का प्राइवेट व्यवसाय नहीं करेगा। अदरवाइज क्या होगा, उसकी पेंशन नहीं मिलेगी,
इफ ही एक्सेप्ट, यदि वो ऐसा करेगा, सच एम्प्लॉयमेंट विदाउट द प्रीवियस सेंक्शन, बिना प्रीवियस सेंक्शन के, में विथ होल्ड होल, उसकी पूरी पेंशन रोक दी जाएगी या फिर उस पेंशन का कुछ पार्ट हिस्सा। चलिए गुड नाइट, अभी ये लाइट बंद हो गया है, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे कल। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।